वेकेशन पर घूंघट वाली बहू की बेशर्म सास। मॉडर्न सुलोचना अपने बेटे राजन की शादी अच्छी खासी पढ़ी लिखी बहू से कर उसका अच्छे से गृह प्रवेश करती है। अरे बहू, मैं कब से देख रही हूँ, मंडप में भी तुमने 2 गज का घूंघट कर रखा था। अब तो तुम अपने ससुराल आ गई हो। तुम्हारे सास ससुर बहुत मॉडर्न हैं। तुम्हें हम में से किसी से इतना घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साक्षी, चलो घूंघट हटा दो। नहीं माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कारों के साथ यहाँ भेजा है और हमारे घर की परंपरा है कि जब लड़की घर से ससुराल जाती है तो रिश्तेदारों के आने तक कम से कम कुछ दिन दुल्हन घूंघट में ही रहती है। मुझे आपकी बात अच्छी लगी भाभी। देख लो सुलोचना, हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी कितनी संस्कारों से भरी है, और एक तुम हो जो पूरी शादी में ऐसे कपड़े पहन कर रही हो। पता भी है सब लोग तुम्हारी कितनी बातें कर रहे थे। अरे थोड़ा तो अपनी घूंघट वाली बहू से कुछ सीखो। विनोद डार्लिंग, ग्रो अप यार। टिपिकल लोगों की तरह बातें करोगे तो उनमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा। और वैसे भी आजकल का मॉडर्न जमाना है, मैं उन लोगों के लिए अपनी मर्जी को तो नहीं बदल सकती ना। मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। अरे घूंघट वूंघट का जमाना चेंज हो चुका है। माँ जी, आप अपने मन की कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर, जिससे पापा जी का अपमान ना हो। सच में आसपास के लोग शादी में आपकी बात कर रहे थे कि दूल्हे की माँ होकर डोरी वाला ब्लाउज पहना है, ना घूंघट ना शर्म है। और विनोद, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सुलोचना नहीं बोला करो। आई एम योर सुलू। खुद के मॉडर्न होने के साथ साथ नाम भी मॉडर्न कर लिया तुमने। भाभी आप अंदर चलिए। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन बहू घूंघट में रहकर ही अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। तब सास, उफ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम इतनी गर्मी में घूंघट में खाना कैसे बना सकती हो? प्लीज तुम घूंघट हटा दो बहू, मुझे इन सब चीज की आदत नहीं है। देखो मैंने क्या पहना है, 1 पीस। अरे जब तुम्हारी सास इतनी कूल डूड है तो तुम्हें भी तो अपनी सास के जैसा होना चाहिए ना। हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगी, बहुत मजे करेंगे। नहीं माँ जी, मैं कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी साड़ी दी है, कॉटन की, नेट की, जिसमें मुझे कोई परेशानी ना हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने खाना बना दिया है। चलिए। ओके फाइन, तुम्हें ऐसे रहना है तो रह लो, बट मेरे सामने कम आना। ये कहकर सास बाहर आ जाती है और बहू सारा खाना लाती है। लास्ट में पानी का जग लाते वक्त घूंघट के कारण दीवार से टकरा जाती है। तब ससुर, ओहो बहू, मैं जानता हूँ तुम इस घर की अच्छी बहू होने की भूमिका निभाना चाहती हो, लेकिन उसमें तुम्हें ऐसे चोट लग जाए तो ये तो ठीक नहीं है ना। पापा जी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो बहू, तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो घूंघट हटा दो, चाहे सिर पर पल्लू रख लो, कम से कम तुम्हें ठीक से दिखेगा, चोट तो नहीं लगेगी। वैसे भी गर्मी है। और एक बात, बहू इज्जत करने के लिए इज्जत आंखों में होनी चाहिए, इसके लिए पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा जी, आप कहते हैं तो मैं जरूर करूंगी। तब बहू घूंघट हटाकर सिर्फ सिर पर पल्लू रखकर सब लोगों को खाना परोसती है। बहू के हाथ का खाना खाकर सब लोग खुश होते हैं और ससुर तोहफे में नेकलेस देता है। थैंक यू पापा जी। खाना तो बहू ने अच्छा बनाया, लेकिन गर्मी कितनी बढ़ गई, इस बात का आप लोगों को अंदाजा नहीं है क्या? मैंने पिछली बार भी बोला था कि किसी वेकेशन पर चलो, लेकिन शादी के चक्कर में आप लोग माने ही नहीं। कम से कम बहू आ गई, बहू के साथ ही चलो वेकेशन पर। हाँ पापा, अब तो मेरा भी वेकेशन पर जाने का मन है। किसी हिल स्टेशन या फिर बीच पर चलते हैं। नहीं, किसी हिल स्टेशन नहीं विनोद। सुलू जो बोल रही है वैसी जगह पर चलेंगे हम, ओके? थैंक यू माय डार्लिंग। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुनिए जी, आपका टिफिन। राजन टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। शाम को सुलोचना 1 पीस में पौधे में पानी डालती है। तब जाता हुआ एक आदमी उसे सीटी मारता है। ओहो चिकनी चमेली, पौधा में पानी डाल रही हो, थोड़ा मुझ जैसे बेजान आदमी पर भी छिड़क दो। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? ठीक है, ये लो। सुलोचना पाइप से उस अनजान आदमी पर पानी डाल देती है। आसपास की औरतें घूर कर देखती हैं। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे नहाकर। कितनी गर्मी में मानो शरीर को ठंडक से मिल गई। अरे ओ बेशरम लंगूर, जाता है या यहाँ से पुलिस को बुलाऊं? और सुलोचना, तू तो है ही बेशरम, कम से कम मोहल्ले को तो अब गंदा मत कर ये सारी हरकत करके। सौदामिनी एक चप्पल लेकर फेंक कर मारती है। वो आदमी भाग जाता है। तब सुलोचना का परिवार भी बाहर आता है। अरे सौदामिनी, तुझे वो कुछ कह रहा था जो उसको तूने चप्पल मार दी? मेरी तारीफ ही तो कर रहा था। देख लो भाई साहब, आपकी बीवी दिन पर दिन बेशर्म होती जा रही है। अरे अब तो ये सास बन गई है, लेकिन इसका बेशर्म पना छूट ही नहीं रहा है। अनजान आदमी को पाइप से नहला रही है और वो ना जाने इसको क्या क्या बोल रहा है। सुलोचना, अब तो सुधर जाओ, तुम सास बन चुकी हो। तुम्हारे ऐसे कपड़े पहनने पर रोका टोकी नहीं की है, लेकिन हरकत तो न करो। बस बहुत हो गया, 4 लोग मेरी तारीफ क्या कर दें, सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है।
ये कहकर सुलोचना घर में चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। विनोद खाते टाइम सबको 4-5 टिकट दिखाता है। भैया ये किस चीज की टिकट है? गेस व्हाट? अरे ये गोवा की टिकट है। हम सब वेकेशन पर गोवा बीच जा रहे हैं। कल शाम की फ्लाइट है। क्या सच में? अब तो मजा आएगा। मैं बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग करूंगी और मुझे बैग पैक भी करना है। बाय, मैं जा रही हूँ, मेरा खाना हो गया। अरे माँ जी। खुशी के मारे सुलोचना बिना खाना खाई कमरे में जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करती है। वहीं सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। बहू और बेटे भी सुलोचना के साथ शॉपिंग करते हैं, जहां वो अपने लिए कैप, चश्मा, शॉर्ट ड्रेस, वन पीस, मैक्सी ड्रेस खरीदती हैं और शाम को फ्लाइट से गोवा पर पहुंच जाती हैं, जहां बहुत सारी लाइट और आसपास के लोग सर्फिंग स्विमिंग कर रहे होते हैं। पर वहां भी बहू सिर पर पल्लू रखती है, जिससे सब लोग देख हंसने लगते हैं। मॉम देखो, वो लड़की गोवा के बीच पर साड़ी पहन कर आई है। लगता है साड़ी में ही स्विम करेगी। बहू देख मैं कितनी हॉट लग रही हूँ। मैंने तुझे बोला था ना हम वेकेशन पर गोवा बीच जा रहे हैं। यहाँ तुझे साड़ी घूंघट में कोई नहीं दिखेगा और ना ही देखना चाहता। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते। तू भी शॉर्ट ड्रेस पहन ले। कौन सा बिकनी में आने को कह रही हूँ? छी माँ जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप रहने दीजिए, आप एंजॉय कीजिए। श्वेता, आई नो तुम कंफर्ट नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फुल बॉडी स्विमिंग सूट लाया हूँ। ये पहन लो। अरे राजन, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। थैंक यू सो मच। तब श्वेता फुल बॉडी कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग ट्यूब लेकर समंदर में जाती है और सास नंद के साथ मस्ती करती है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन है यूं ही सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। फूटी किस्मत होगी तेरी जो मेरी तू बात न माने। आहा आहा दिखा दे मुझे लव करके, ओ बेबी बाहों में भर के। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। छी माँ जी, बेशर्मी का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहाँ मोहल्ले में भी ये सब कर रही थी और यहाँ भी छोटे कपड़े पहनकर ऐसे गाने गा रही है। राम राम राम। सब लोग स्विमिंग एंजॉय करने के बाद होटल में रात को डिनर करते हैं। अगले दिन फिर गोवा बीच पर वेकेशन का मजा लेते हैं और सास शॉर्ट ड्रेस में सनबाथ लेती है। तब एक आदमी, ओह माय गॉड, आपकी बॉडी तो चमचमाती धूप में बहुत शाइन कर रही है। क्या मैं इसकी मसाज कर सकता हूँ? या श्योर। तब वो आदमी फ्लर्ट करते करते सुलोचना के हाथों की मसाज करता है। तब एक और आदमी उससे फ्लर्ट करता है और सुलोचना भी करती है। ये सब देख आसपास के लोग बातें बनाते हैं। देखो तो अपने परिवार के साथ आई है, बहू भी और बुढ़ापे में से जवानी चढ़ी कैसे अनजान लोगों से बहकी बहकी बातें करी और मसाज करवा रही। अरे आजकल की औरतें ऐसी तो होती है, जो जितनी मॉडर्न होती है उतनी बेशर्म होती है। अरे बेशर्म सास है। चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। सुलोचना नहीं सुधरने वाली, मुझे शर्म आ रही है। मैं इस वेकेशन को यहीं खत्म कर रहा हूँ। हम सब आज घर चलेंगे। सुलोचना चलो यहाँ से। अरे लेकिन क्यों? अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। बस माँ जी बस करिए, अब आप पापा जी की और कितनी खिल्ली उड़वाएंगी। तब विनोद के कहने पर पूरा परिवार वेकेशन से जल्दी आ जाता है। 2 दिन बाद उनके घर मेहमान आते हैं। संस्कारी बहू मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर खाने पीने की चीज देती है, खातिरदारी करती है। तब वेस्टर्न ड्रेस में सास, अरे बेटे तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम कितनी यंग हो, इंटेलिजेंट हो। तुम्हें ये अम्मा जी जैसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? मुझे देखो मैं कितनी मॉडर्न हूँ। सुलोचना मेरी बेटी संस्कारी कपड़ों में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। उसे तुम्हारी तरह से कपड़ों से चुभन नहीं। आज पड़ोस गली मोहल्ले रिश्तेदार सब लोग जानते हैं तुम कितनी बेशर्म हो चुकी हो। मेरी बेटी पर क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा, ये उसे तुमसे सीखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले अपने कपड़े और अपनी सोच अच्छी करो। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी, सिर्फ चुपचाप मिलने आई थी, पर तुमने मौका ही नहीं छोड़ा। ये सुनने के बाद सुलोचना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो यहाँ से चली जाती है। साथ ही अलमारी के सारे कपड़ों को निकालकर जला देती है। ये मुझे क्या हो गया? क्या सच में मॉडर्न कपड़े पहन पहन कर मैं बेशर्मी करने लगी हूँ? मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अब से मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी और नॉर्मल कपड़े पहनूंगी। मैं ये सब और नहीं सुन सकती। इसके बाद सुलोचना नॉर्मल साड़ी पहनकर सबके साथ घर में खुश से रहती है। उसका ये बर्ताव देखकर घर वाले भी सुलोचना से खुश रहने लगते हैं। आखिरकार मेरी लाडो का रिश्ता तय हो ही गया। अब मेरी लाडो की भी शादी हो जाएगी और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। अरे सोमवती, क्यों इतनी उदास हो रही हो? हमारी लाडो कौन सा 7 समंदर पार जा रही है। पास में ही तो गांव में उसकी शादी हुई है। जब हमारा मन करेगा हम अपनी लाडो से मिलने चलेंगे। देखा जाए तो शादी में अब मुश्किल से 1-1.5 महीना ही बचा है। सोच रहा हूँ सबसे पहले रिश्तेदारों को कॉल करके बुला लूं शहर से। लेकिन इतने सारे लोग क्या हमारे से एक कमरे वाले घर में रह सकेंगे? अरे क्यों नहीं रहेंगे, हम सब एक ही तो परिवार के हैं।
कमलेश अपने घर के पास की ही परचून की दुकान पर जाता है और वहां से अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करके अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित करता है। भगवान की दुआ से बेटी का रिश्ता अच्छे परिवार में हुआ है। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप सबको सह परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग अगले हफ्ते ही आ जाएंगे। अरे जानती हूँ वो रिश्ते में आपके चाचा लगते हैं, लेकिन इतनी दूर गांव में शादी के लिए कौन जाएगा, वो भी इतनी गर्मी में। अरे नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार 4 बातें मनाएंगे, और कौन सा हमें महीना भर के लिए जाना है, 1 हफ्ते की बात है। और वैसे भी बच्चों की भी अभी छुट्टी है, इसी बहाने बच्चे भी घूम लेंगे गांव। कमलेश अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देता है और 1 हफ्ते बाद कुल मिलाकर शहर से 12 परिवार गांव कमलेश की इकलौती बेटी राधा की शादी में आते हैं। पूरा परिवार सभी रिश्तेदारों का काफी अच्छे से स्वागत करता है और अब राधा अपनी माँ सोमवती के साथ सभी को चाय नाश्ता देती है। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। क्या आप लोगों के घरों में एसी नहीं है? मुझे बिना एसी के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ऊपर से आप लोगों ने हमें इसे एक कमरे में लाकर बिठा दिया। अरे शादी का घर है तो 2-3 कमरे और नहीं बनवा सकते थे? वो बेटी के दहेज में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे तो इसीलिए हम और कमरा नहीं बनवा पाए थे। आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोग आराम से सो जाइएगा, हम लोग बाहर सो जाएंगे। आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने सबके लिए पकौड़े और समोसे बनाए हैं। एक तो हम लोग इतनी गर्मी में आए हैं और कुछ ठंडा देने की बजाय आप लोग चाय पकौड़े दे रहे हो। मैं तो वैसे ही ऑयली चीजों से दूर रहती हूँ और भला इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है। अरे हम लोगों ने पानी पी लिया है, यही काफी है, आप नाश्ता ले जाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं करना, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, भूख लग रही होगी। राधा बेटा तुम ये नाश्ता ले जाओ, मैं आप लोगों के लिए दुकान से कुछ ठंडा ले आता हूँ। कमलेश कड़ी धूप में दुकान पर जाता है और सभी रिश्तेदारों के लिए अब ठंडा पीने के लिए लेकर आता है। सभी ठंडा पीकर अब आराम करने लगते हैं। न कोई राधा की शादी की तैयारी की बात करता है और न ही कोई किसी काम में मदद करवाता है। माँ, मैं तो खुश हो गई थी कि शहर से 12 परिवार आ रहे हैं तो शादी में हमारी कितनी मदद होगी, लेकिन ये सब तो जब से आए हैं तब से सिर्फ आराम कर रहे हैं। शादी का घर है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये लोग शहर से आए, थकान तो होती ही है। कोई बात नहीं, एक दिन आराम करेंगे, फिर सब हाथ बंटवाएंगे काम में। ऐसे कोई थोड़ी ना शादी के घर में बैठा रहेगा। चल आजा, अब मेरे साथ खाना बनवा ले। 12 परिवार का खाना बनाना है, रात हो जाएगी बनाते बनाते। जिन रिश्तेदारों को घर के काम करने चाहिए वो आराम कर रहे थे और जिस दुल्हन को आराम करना चाहिए था वो अपनी माँ के साथ सभी परिवार वालों के लिए खाना बना रही थी। कुछ घंटे में खाना बनकर तैयार हो जाता है। अरे ये सब क्या परोस रही हो? सब्जी, दाल, पूरी, चावल। अरे शादी के घर में कोई ये सब बनाता है क्या? मेरी नंद की शादी हुई थी, खाना तो वहाँ का था। हल्दी मेहंदी की रस्म में भी बिल्कुल शाही पकवान बनवाए थे उन्होंने। मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, इंडियन के साथ साथ चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, हर तरह का खाना। ये तो करेला, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी ये। बेटा ऐसा नहीं कहते, खाने का अपमान होता है। आज के लिए ये सब खा लीजिए, कल से हम आपके पसंद का खाना बना देंगे। पूरा परिवार मुंह बनाकर जैसे तैसे करके खाना खा लेता है। शहर से आए 12 परिवार के लोगों को ममता और कमलेश सोने के लिए अपना एक कमरा दे देते हैं, तो वहीं वो खुद रात भर मच्छरों के बीच बाहर परेशान होते रहते हैं। और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। सजावट वाले लोग घर की सजावट कर रहे होते हैं, जिसे देख अरे आजकल गेंदे के फूलों से सजावट कौन करता है भाई, और आप लोग घर में शादी कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो हर एक फंक्शन बैंक्वेट हॉल में होता है, तभी तो मजा है शादी का। अरे डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे तो। हमारे यहाँ तो छोटी मोटी पूजा में भी इससे अच्छी डेकोरेशन होती है। भला बोलो सोमवती, दहेज में अपने दामाद को स्कूटर कौन देता है? अरे हमने अपने दामाद को फॉर्च्यूनर दी थी, और सिर्फ यही तक नहीं, गोल्ड की चेन, घड़ी, अंगूठी और 2 लाख रुपए कैश दिया, सो अलग वाला। हमारी फिर भी 3 बेटियां हैं, लेकिन हमने किसी भी दामाद को देने में जरा से भी कंजूसी नहीं की। लेकिन आपकी तो इकलौती बेटी है, फिर भी स्कूटर। शहर से आए परिवार घर में शादी की मदद करवाने के बजाय पूरे परिवार को कभी घर की सजावट को लेकर तो कभी लेन देन के सामान को लेकर ताने दे रहे थे। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गांव में ज्यादातर लोग हल्दी की रस्म सुबह के वक्त करते हैं। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होते हैं और सोमवती सभी को हल्दी की रस्म के लिए उठाने के लिए जाती है। अरे सोमवती, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे हल्दी कौन करता है? हमारे यहाँ तो दोपहर या शाम में हल्दी होती है। सोने तो दो, बहुत नींद आ रही है अभी।
मैं तो 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। अगर आप लोगों को हल्दी करनी है तो कर लीजिए। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जिसके चलते बेचारी राधा की हल्की सुबह होने की बजाय अब सबके उठने के बाद दोपहर में होती है हल्दी की रस्म। तो राधा और उसके घर वालों ने पीला ही पहना था, जिसे देख हल्दी की रस्म में पीला, मेहंदी की रस्म में हरा। अरे आप कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते? शहर में अब कोई भी हल्दी की रस्म में पीला नहीं पहनता, सब कंट्रास्ट कलर पहनते हैं। और वैसे राधा, तुमने अभी तक मेकअप नहीं किया, तुमने अपनी शादी के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुक कर रखी है ना? हल्दी में कौन मेकअप करता है? हल्दी लगाते ही सारा मेकअप तो खराब हो जाएगा। और रही शादी की बात, तो भाभी ये तो गांव है, यहाँ कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती, मेरी सहेलियां ही मुझे तैयार कर देंगी। ओह गॉड, तुम्हारी शादी और तुम मेकअप नहीं करोगी? हमारे शहर की शादी देखना, हल्दी की रस्म में भी लड़की ब्राइडल जैसा मेकअप करती है। जैसे तैसे कर राधा की हल्दी की रस्म होती है और आज राधा की संगीत की रस्म थी। गांव की सभी औरतें गीत गा रही थी, तो वहीं कुछ औरतें गीत पर डांस कर रही थी। आप लोग ऐसे बैठे क्यों हैं? आइए आप लोग भी डांस करिए। हम ऐसे गीतों पर डांस नहीं करते, डांस करवाना है तो डीजे वीजे लगवाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तो गांव है, यहाँ के लोगों को तो डीजे का मतलब भी नहीं पता होगा। राधा इन चीजों से काफी दुखी हो जाती है और रात को अपने कमरे में बैठकर काफी रोती है। माँ, मुझे तो लगा था कि शहर से इतने सारे लोग आएंगे तो कितनी ज्यादा मस्ती होगी, मेरी सारी रस्म हंसी खुशी के साथ गुजरेंगी, सब मेरा कितना ख्याल रखेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपनी शादी के दिन भी सिर्फ रोती ही रहूंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होगा, तुम भी ना। जैसे तैसे करके सोमवती राधा को चुप करवाती है और ऐसे ही एक दिन और गुजरता है और आज आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। कमलेश के पड़ोस में ही एक राजेंद्र नाम का अमीर आदमी रहता था। राजेंद्र ने कुछ समय पहले ही काफी महंगी गाड़ी ली थी और अपने घर के बाहर ही खड़ी कर रखी थी। शहर से आए इन परिवार के बच्चे बाहर आंगन में बॉल से खेल रहे थे कि तभी गलती से बॉल राजेंद्र की गाड़ी की हेडलाइट पर जा लगती है, जिससे हेडलाइट टूट जाती है और राजेंद्र कमलेश पर काफी गुस्सा करता है। कमलेश, तुम्हारे परिवार के बच्चों की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया है। पता है ये हेडलाइट पूरे 12,000 रुपए की है। अब कौन चुकाएगा इसके पैसे? राजेंद्र जी, आप मुझे सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही मेरी बेटी की शादी निपटेगी, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे कल ही इस गाड़ी को लेकर बाहर जाना है। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता, कुछ भी करो, लेकिन आज शाम तक मेरे पैसे चुका दो। घर में अब सिर्फ 12,000 ही बचे थे, जिसे ले जाकर कमलेश राजेंद्र को दे देता है। अब क्या करेंगे हम? अभी भी कितनी सारी तैयारी करनी है। हमारे पास तो पहले से ही पैसे कम थे और अब जो थे वो भी चले गए। सारा बजट हमने पहले ही तैयार करके रखा था, लेकिन जब से ये शहरी परिवार वाले आए तब से धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। कभी किसी को कुछ खाने के लिए चाहिए, कभी किसी को कुछ पीने के लिए चाहिए। लगता है आज हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। अरे परिवार तो एक दूसरे की मदद करता है और हमारा परिवार तो हमें ही मुसीबत में डाल गया। सोमवती और कमलेश काफी ज्यादा रोते हैं, तो वहीं सोनाक्षी और सुनीता उनकी सारी बात सुन लेते हैं। अपने परिवार के बच्चों की वजह से आज एक परिवार की बेटी की शादी में अड़चन आता देख उन लोगों को काफी बुरा लगता है और अब वो सब एक साथ कमलेश और सोमवती के पास जाते हैं। चाचा जी, चाची जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि हम लोग यहाँ शादी में आए हैं और शादी में तो परिवार एक दूसरे की मदद करता है, सारी तैयारियां करवाता है। लेकिन हम लोग तो बस जब से आए हैं तब से हर चीज में नुक्स निकालने में लगे हुए हैं। आज हमारे बच्चों की गलती की वजह से आप लोगों को इतनी भरपाई करनी पड़ी। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राधा की शादी की सारी तैयारी अब हम करेंगे। आप लोग बस अब खुश रहिए। मैं तुम लोगों को ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे इसमें एहसान कैसा? हम सब एक ही तो परिवार हैं। जिस तरह राधा आपकी बेटी है, ठीक उसी तरह वो हमारी भी कुछ लगती है। जहां अब घर के सारे मर्द मिलकर सजावट वालों से काफी अच्छे घर की सजावट करवाते हैं, तो वहीं घर की सारी औरतें पूजा पाठ और लेन देन के सारे सामान की तैयारी करती हैं। तो वहीं सोनाक्षी और तारा राधा को काफी अच्छी तरह से सजाते हैं। थोड़ी देर में बारात आती है और बिना किसी चीज की कमी के धूमधाम से राधा की शादी हो जाती है।